है ना। यहां पर क्या होगा, माइनस क्यू चार्ज, और यहां पर प्लस क्यू चार्ज होगा। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, और किस में रखा हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये एंगल कितना है, थीटा है। तो ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, बी पॉइंट पर थीटा एंगल उसके बीच का है। अब हमको यहां पर ये कहना है कि यदि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर ई नॉट आई कैप, जो कि क्या है, कांस्टेंट है, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो टॉर्क प्रोड्यूस होगा। टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, ये डाइपोल आपके, आप यहां से देख रहे हैं तो ये डाइपोल क्लॉकवाइज टर्न करेगा। तो यदि मान लीजिए कोई एक्सटर्नल एजेंट है, कोई एक्सटर्नल एजेंट, वो क्या कर रहा है, इसको क्लॉकवाइज टर्न करने से रोक रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगाने से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डेवलप करने से टॉर्क डेवलप कर रहा है। एक्सटर्नल एजेंट टॉर्क कैसे डेवलप कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पे टॉर्क लगा रहा है क्लॉकवाइज। तो यहां पर एक चीज को यह समझना है कि क्लॉकवाइज जो टॉर्क लग रहा है, टॉर्क इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण है। और यदि एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, ये क्लॉकवाइज हो गया ना, और एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज क्या है, ये टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल सोर्स, ठीक है, एक्सटर्नल सोर्स के कारण ये टॉर्क प्रोड्यूस है, और लगभग दोनों बराबर है, ऑलमोस्ट these two torques are equal in magnitude। क्यों इक्वल है, क्यों इक्वल है, बोलिए। देखिए इधर ये जो लगा रहा है ये एक्सटर्नल सोर्स लगा रहा है, एक्सटर्नल सोर्स, और ये जो लगा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, ठीक। ये किसके थ्रू लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये किसके थ्रू लग रहा है, एक्सटर्नल सोर्स के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ये जो लगा रहा है ये क्लॉकवाइज लगा रहा है, ठीक है। हमें क्या देखना है, मतलब, अरे बोलो, शांति से चुप मत रहिए, बोलिए राहुल, बोलो, बोलिए, बोलो, ऐसे कैसे, इसके बारे में बताओ। ये समझ में आया, ये पूछ रहे हैं हम सवाल, मेरा क्वेश्चन है कि ये समझ में आया, इसको स्टार मार्क क्यों दिए हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण टॉर्क लग रहा है किस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसके कारण जो वर्क होगा, और वर्क करने के कारण जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो यदि रोटेशनल वर्क होगा तो पोटेंशियल एनर्जी डेवलप करेगा ना, करेगा कि नहीं करेगा। यदि जितना भी वर्क है उसके कारण कोई भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं किया, मतलब इस, मान लीजिए सपोज करें कि ये जो डाइपोल है इसको यहां पहुंचने में, मान लीजिए इस पोजीशन पे आने में, यहां से ये एंगल, मान लीजिए यहां से इस पोजीशन से यहां आने में, इसको यदि हम ए कह रहे हैं और इस पॉइंट को बी बोल रहे हैं, तो यहां बी डैश आने में और ये ए डैश जाने में, इधर टर्न किया और ये इधर टर्न किया, मान लीजिए कि थीटा नॉट टर्न किया, तो यहां से कहां, ए से बी जाने में, टी बी टू बी डैश जाने में मात्र
कितना साल लगा? बोलिए। 30 साल में पहुंच गया। देखिए, मतलब बी से बी डैश तुरंत 30 साल में पहुंच गया। तो यदि इतने कम समय में वो पहुंचा तो क्या डेवलप नहीं करेगा? काइनेटिक एनर्जी डेवलप नहीं करेगा। तो वर्क तो हुआ, क्यों? क्योंकि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जैसे वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता था, किसके कारण? फोर्स के कारण। तो यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसके कारण होगा? टॉर्क के कारण। तो हम क्या पढ़ते आए हैं? ध्यान से रिलेट कीजिएगा, लीनियर के लिए या फिर ट्रांसलेशन के लिए ये कैसे हो रहा है? अरे वाह, सस्ता सस्ता स्मार्ट बोर्ड का यही खासियत। आइए, तो ट्रांसलेशन के लिए F इज इक्वल टू एम ए होता है ना। और यदि वर्क लेंगे तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और रोटेशन के लिए क्या होगा? रोटेशन के लिए टाउ बराबर आई अल्फा होता है ये। और यदि वर्क निकालें तो टाउ डॉट थीटा होता है। ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्योंकि रोटेशन हो रहा है इसलिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, ट्रांसलेशन हो रहा है इसलिए। ठीक है, ये सब आप कब पढ़े थे? 11th में। अभी चल क्या रहा है? और 11th का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। एक विद्यार्थी है, वो देखना अचानक चिल्लाएगा। वो एक विद्यार्थी बोला 11th मेरा सर परफेक्ट है, हमको 12th पर फोकस करना है। तो 12th तो तुमको 4 महीने के बाद पढ़ना है। नहीं सर, अभी से जानकारी दीजिए, 11th नहीं पढ़ना है। ठीक है, और वो एडमिशन ले लिया है, लेकिन वो जब भी पढ़ेगा कहाँ से पढ़ेगा? 11th नहीं पढ़ेगा, 11th पढ़ना ही नहीं है। हाँ, एडमिशन ले लिया है, 4 महीने के बाद होगा सर, हम 4 महीने के बाद ही आएंगे। 11th नहीं पढ़ेंगे, कसम खाते हैं हम, कसम जिस मिट्टी की खाते हैं, 11th नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, बताओ कौन विद्यार्थी है वो? हाँ, क्या बोलो? आइए देखिए, 12 के जितने टॉपिक्स हैं सब कनेक्टेड है किससे? और बिना 11th आपका ठीक हुए 12th हो ही नहीं सकता है। ठीक, किसी कीमत पे नहीं हो सकता है। ये हम नहीं कहते हैं, कह रहा है। ठीक है, हम क्या कहेंगे? हम तो जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा रहे हैं, हम खुद पढ़ के आते हैं, हम क्या बोलेंगे? है कि नहीं? आपका काम हम ही कर रहे हैं। आप लोगों में से कोई 4 घंटा हर दिन पढ़ता है? पढ़ता होगा, 1-2 विद्यार्थी जरूर पढ़ते होंगे। हम 4 घंटा से ज्यादा पढ़ते हैं। वो अभी खेल रहा है, अभी खेलने खाने पीने के दिन है उसके। हमको बोला था सर अभी तो मेरे खेलने कूदने के दिन है। वीकेंड में कूदता है और मंडे टू फ्राइडे खेलता है। आइए, तो समझ गए। अब इसी को हम यूज करने वाले हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। देखिए, ये जो बातें हैं ना, ये बात आपको बुक में नहीं मिलेगा। बुक में कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधे सीधे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल सीधे लिख दिया गया है। और ये सब कुछ नहीं कि कौन कितना वर्क कर रहा है, कौन कितने एंगल पे टर्न करेगा, किसके कारण वर्क होगा, कुछ नहीं लिखा हुआ है। समझ गए? इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं विश्वास है तो आज जाके बुक देखिएगा। बुक में क्या टॉपिक देखिएगा? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। आप देखिएगा क्या दिया है उसमें। कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि ये वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स है या वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ नहीं। वही मान के चला है कि स्टूडेंट तीसरी बार पीएचडी कर रहा है, 2 बार वो ऑलरेडी कर चुका है। आइए, तो हमें ये ध्यान देना है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स का काम क्या है? एंटी क्लॉकवाइज टर्न कराना। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? क्योंकि समझना यह है कि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? ऑलमोस्ट इक्वल है। इसलिए जहां पर भी
एक्सटर्नल सोर्स का वर्क होगा वो किसके बराबर होगा? बोलिए, किसका होगा? एक्सटर्नल सोर्स का जो वर्क होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वर्क होगा डाइपोल पर उसके बराबर होगा। मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो हम जो लिखने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से समझिएगा। ये डायग्राम समझ गए? तो डायग्राम में हम क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंटल वर्क लेंगे। तो छोटा सा एलिमेंटल वर्क क्या कहेगा, देखिए। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अनुसार क्या होगा ध्यान से देखिए। यहां पर ये जो डाइपोल डिस्प्लेस हुआ ये बी डैश पे पोजीशन पे आ गया और यहां ए डैश पे आ गया। तो स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ कितना, डी थीटा। किस डायरेक्शन में, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि जो वर्क कर रहा है कौन कर रहा है, वो मैग्नीट्यूड में किसके बराबर है? ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक्सटर्नल सोर्स क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा रहा है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा जिस तरह से टॉर्क डेवलप करेगा वो किधर टर्न कराना चाहेगा, क्लॉकवाइज। उसके अगेंस्ट वर्क हो रहा है। ठीक है। तो जो वर्क होगा उसमें हम टॉर्क किसका यूज करेंगे, सोर्स का, क्योंकि सोर्स ने ही डी थीटा एंगल पर टर्न किया, क्योंकि टर्न किधर हो रहा है। लेकिन लगाएंगे कि हम यूज किसका नाम लेंगे, यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है। अब देखिए यहां पर आइए, इसके बाद एक और आइए। अब देखिए यहां पर, लेट स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसका हम क्या नाम दे रहे हैं, डी डब्ल्यू। क्या ये सी लिख सकते हैं क्या, बोलिए, डी डब्ल्यू सी लिख सकते हैं, स्मॉल एलिमेंटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक। तो इक्वल टू, अब क्या होगा, एफ डॉट डी थीटा। क्योंकि छोटा सा एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उसके करस्पॉन्डिंग यहां पर जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये कहां चला गया, हाँ, तो ये उल्टा, ये इसमें आ गया ना, इसमें आ गया। देखिए यहां इसमें छोटा सा जो एलिमेंटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है और वो कितना हुआ है, डी थीटा। अब इस डी थीटा के कारण जो वर्क होगा वो छोटा सा एलिमेंटल वर्क होगा ना। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, ध्यान से देखिए, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण देखा जाएगा तो वो होगा, तो क्लॉकवाइज, हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं लेकिन मैग्नीट्यूड किसका लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क हो रहा है लेकिन मैग्नीट्यूड किसका लेंगे, क्योंकि इसका हमको पता है, उसका मैग्नीट्यूड तो नहीं पता। मान लीजिए एक्सटर्नल सोर्स वर्क कर रहा है तो कितना वर्क कर रहा है ये कैसे पता करेंगे, लेकिन इसके कारण तो वर्क पता चल सकता है। आप देखिए कैसे करेंगे। तो यहां पर डी डब्ल्यू सी इज इक्वल टू, अब यहां पर सॉरी, टाउ, अब टाउ डी थीटा, और यहां क्या लिखेंगे, बोलिए, कॉस थीटा होगा। तो एक्सटर्नल सोर्स के कारण वर्क ये है और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण वर्क ये है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये वर्क डन बाय सोर्स। तो हमको किसके थ्रू निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर वर्क टॉर्क किसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है, तो टॉर्क का डायरेक्शन है टाउ, इलेक्ट्रिक फील्ड। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने के लिए। तो थीटा यहां पर हम कितना लिखेंगे, थीटा का वैल्यू कितना होगा यहां, ये थीटा का वैल्यू होगा। तो अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
डी डब्ल्यू सी इज इक्वल टू टाउ डी थीटा -1 लिख सकते हैं ये। तो डी डब्ल्यू सी इज इक्वल टू क्या हो गया, टाउ की जगह पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो पीई लिख सकते हैं, और पीई साइन थीटा लिख सकते हैं टाउ की जगह पर, और माइनस दे सकते हैं और यहां डी थीटा लिख सकते हैं। बोलिए सही है। टाउ की जगह पीई साइन थीटा कैसे हुआ, कल हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो पी साइन थीटा होगा। अब यहां से डी डब्ल्यू सी इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा। अब यहां से हमको यहां देखना है, देखिए यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर इनिशियल पोजीशन, यहां पर एक थीटा यहां ले लीजिए, ये जो एंगल है इसको θ1 कहिए, और यहां एक एंगल है जिसको हम लोग θ2 बोलेंगे। तो ये इनिशियल होगा, ये इनिशियल पोजीशन, ठीक है। और ये जो होगा फाइनल एंगुलर, समझ पा रहे हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि θ1 एंगल से स्टार्ट किया और कहां तक गया, θ2 तक। तो ये इनिशियल पोजीशन हो गया और ये फाइनल पोजीशन हो गया। तो हम जो हम टोटल वर्क निकालेंगे वो θ1 से छोटा सा एलिमेंटल वर्क यहां लिए हैं। अब इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो θ1 से स्टार्ट करेंगे और कहां तक करेंगे। अब यदि θ1 0 हो गया तो ये टॉर्क यहां होगा, और θ2 यदि 90 डिग्री हुआ तो एग्जैक्टली ऐसे होगा, ठीक है। तो अब यहां पे आइए, तो अब यहां पर कह रहे हैं फॉर कंप्लीट वर्क, यहां लिख देते हैं फॉर कंप्लीट वर्क, वर्क बिटवीन किसके बीच में, θ1 टू θ2। अब इसके बीच में यदि चलेंगे तो डी डब्ल्यू सी इज इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन लिमिटिंग वैल्यू θ1 पे वर्क 0, और कहां तक जाएगा θ2, उसमें वर्क मैक्सिमम होगा। तो यदि ये सिचुएशन है तो इसके अनुसार यहां पर वर्क हो गया W कहां से कहां, 0 से W तक, बराबर P और E कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा, ऑपरेटर डी थीटा है θ1 से θ2। तो यहां पर वर्क W या फिर डेल्टा W भी लिख सकते हैं। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया, PE और माइनस कॉस थीटा, लिमिटिंग वैल्यू क्या, θ1 से θ2, और ऑलरेडी यहां पहले से माइनस था ना, देखिए यहां माइनस था तो यहां छूट गया था, यहां माइनस था यहां छोड़ दिया था गलती से, यहां भी माइनस होगा, क्लियर है। तो ये माइनस बाहर आएगा तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE और यहां से कॉस थीटा, लिमिटिंग वैल्यू θ1 से θ2। तो यहां वर्क बराबर टोटल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स बराबर हो जाएगा PE कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम इक्वेशन नंबर 2 के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ संस्था फॉर वर्क एनर्जी थ्योरम, लो कहा था कि एकदम तुरंत काम करेगा सर। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, लिख सकते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, तो माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो क्या लिख सकते हैं, यू इनिशियल माइनस फाइनल। तो फ्रॉम द
इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स यू थीटा वन माइनस यू, क्या हुआ? फिर ध्यान से हट रहा है, कल से इंजेक्शन लेके आएंगे बेहोशी वाला, जो नहीं देखा। समझ पा रहे हैं इसको? यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, इनिशियल कितना था थीटा वन पे और फाइनल कितना है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इसी को हम यूज करेंगे, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या लिख सकते हैं? ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, 1 क्या था और 2 क्या था। 1 ये वैल्यू दे रहा है और 2 का वैल्यू आपको देखने में आप समझ रहे हैं कि क्या है, तो आप लिख सकते हैं यू थीटा वन माइनस यू थीटा टू इज इक्वल टू, कितना आ गया वहां, बोलिए, यहां से देखिए, पीई कॉस थीटा, तो पीई कॉस थीटा होगा यहां से कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। ये क्लियर है? बोलिए, ये रिलेशन क्लियर है? इट इज generalized equation, it is generalized equation for change in potential energy for electric dipole placed in uniform electric field। समझ गए? तो जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है। अब हम इसमें कुछ करते हैं, मान लीजिए लेट, ध्यान से देखिए, लेट एट थीटा इज 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा टू कहां पहुंच जाए, थीटा टू कहां पहुंच जाए, थीटा टू 90 डिग्री, यानी कि थीटा टू एग्जैक्टली परपेंडिकुलर हो जाए। और उस केस में थीटा टू 90 डिग्री होगा, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे। और क्यों जीरो होगा, देखिए ध्यान से देखिए, कहां चला गया, सब ऊपर उड़ गया क्या है, खत्म हो गया, ये तो लाए थे, गायब हो गया क्या, वो 5 में है, ओ हम ज्यादा आगे लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पर थीटा टू 90 डिग्री, तो थीटा टू 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, थीटा टू 90 डिग्री होगा, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी वी एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी एट थीटा टू इज इक्वल टू 0। तो क्या मिलेगा, तो यू थीटा वन माइनस 0 इज इक्वल टू पीई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा वन, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये 0 और ये टर्म भी क्या होगा, 0 होगा। तो इस केस में यू थीटा वन इज इक्वल टू पीई माइनस कॉस थीटा वन, ऐसा लिख सकते हैं। लेट, फिर से एज्यूम करते हैं, थीटा वन इज इक्वल टू थीटा एंड थीटा वन इज एनी एंगल थीटा, जनरलाइज एंगल थीटा। तो यू थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, माइनस कॉस थीटा। तो फाइनली यू थीटा इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा। तो फाइनल क्या हुआ, तो यहां से यू थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यू थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं पी डॉट ई माइनस में ये रिलेशन कब आएगा, क्या हुआ जी, क्या कर रहा है, मतलब 2 मिनट 80 दिन बैठे रहते। अब डेरिवेशन उतारो सब लोग उतारो, शुरू से तो उतारो, तो आप 2 मिनट से ज्यादा समय देंगे नहीं, उतारो, आई भेजेंगे नहीं, चलो उतारो।
2 मिनट गिन के ले लो, 2 मिनट से ज्यादा। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। किस पोजीशन? ये पोजीशन इनिशियल है और ये पोजीशन जो होगा फाइनल है। इस पोजीशन को ए कहिए, ये पोजीशन को बी कहिए। समझ गए? इनिशियल टू फाइनल ऑन है। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में हम मैकेनिकल एनर्जी निकालेंगे, उससे निकल के आ जाएगा। यहां पर उसको रिलीज किया गया है, इस पोजीशन से रिलीज किया गया है। तो रिलीज किया गया है, अब ये टॉर्क लगेगा तो टर्न करेगा, इस पोजीशन पे आएगा। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए बराबर मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट बी। तो ए पॉइंट पर उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी तो U एट ए प्लस के एट ए इज इक्वल टू U एट बी प्लस के एट बी। ध्यान से देखिए, पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं? माइनस पीई से निकलेगा ये, और काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट पे तो जीरो होगा, इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पर? माइनस पीई और प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ के ओमेगा स्क्वायर। हाफ के ओमेगा स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि रोटेशन का केस है, ट्रांसलेशन का केस नहीं है। तो रोटेशन के केस में अब यहां पर चेक करेंगे, माइनस पीई इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो माइनस पीई कॉस थीटा इज इक्वल टू यहां माइनस पीई कॉस थीटा प्लस हाफ के ओमेगा स्क्वायर। तो आप हमको ये बताइए किस पोजीशन पे? इनिशियली थीटा कितना है? 53, तो माइनस पीई है ना, तो माइनस पीई कॉस कितना? 53 इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 0 प्लस हाफ के ओमेगा स्क्वायर। होगा ऐसा? होगा। तो यहां से कॉस 53 का वैल्यू बोलिए, कॉस 53 का वैल्यू क्या होगा? माइनस पीई प्लस 1/2 के ओमेगा स्क्वायर। के क्या है? सॉरी, आई ओमेगा स्क्वायर। के क्या होगा? रेडियस ऑफ जायरेशन ना। आई ओमेगा स्क्वायर होगा या के ओमेगा स्क्वायर होगा? आई ओमेगा स्क्वायर होगा ना। आई ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर आई ओमेगा स्क्वायर, और यहां भी क्या होगा? आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब ये इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो -3/5 पीई प्लस पीई इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर ये ऊपर जाएगा 2, तो -6, या पहले कर लीजिए इसको, तो ये कितना हो जाएगा? 5 -3 प्लस 5 पीई बराबर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। होगा ऐसा? अरे बोलो, ठीक है ये? ठीक, तो यहां आ जाएगा 2/5 पीई इंटू 2/आई बराबर ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 4 पीई/5आई। तो ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 4 पीई/5आई। ये वैल्यू रिजल्ट का वैल्यू हुआ। समझ पाए हैं? बोलिए, यही निकालना था, आपको 4 नंबर मिलेगा। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्या? कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब घमंड में। क्या ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था? बताइए। ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन जेई में पूछ रहा है। लिखिए, सब लोग लिखिए, सॉल्व कीजिए। क्या हो, तुम आई कार्ड का बोझ नहीं उठा पा रहे हो क्या?
आई कार्ड से गर्मी लग रहा है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, हमको भी गर्मी लग रहा है आई कार्ड से। हाँ, मेरा अच्छा लग रहा है, इसको पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। तो भाई आई कार्ड से गर्मी लग रहा है तो टी शर्ट से तो बाहर आ जाता होगा तुमको। अच्छा है, तुम मर्यादा को समझ रहे हो, मैं तो टी शर्ट खोल देता तुमको। ऐसा ऐसा विद्यार्थी है, बताइए। मोटा मोटा मॉड्यूल मिल गया है, इसको रख मत दीजिएगा घर पर, ठीक है? पढ़िएगा। और पढ़ने का तरीका क्या है, इसमें थ्योरी दिया हुआ है, उसके रिलेटिव उसके क्वेश्चंस का आंसर दिया हुआ है, छोटे छोटे क्वेश्चंस दिए हैं, उसका आंसर दिया गया है, उसको पढ़िएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बेहतर होगा। यदि आप टेक्स्ट बुक नहीं भी पढ़ते हैं तो कम से कम इसको पढ़िएगा, और बीच बीच में क्वेश्चंस आंसर भी दिए हुए हैं आपके कॉन्सेप्ट को बेहतर करने के लिए। इसको यूज कीजिए। क्या हुआ? एनसीईआरटी नहीं छापा हुआ है, एनसीईआरटी का समरी है, कहीं कहीं से पॉइंट उठाया हुआ है ना। ऐसे ऐसे विद्यार्थी हैं क्या? एनसीईआरटी पढ़े नहीं, एनसीईआरटी छाप दिए हैं। जिसका चेहरा जिस कहाँ पर आई, आई के बाद पहले ए लिखा हुआ है और यहाँ बी, उसके बाद आई के ऊपर रिलीज्ड। क्या मतलब है? कल हो सकता है कि मेरा क्लास ना हो सकता है। और यदि हुआ तो 2 घंटे का होगा। कल केमिस्ट्री क्लास होगा? हाँ, बोलो। 2 मेधावी छात्र आज नहीं आए हैं। किसी के दोस्त बने हैं कि नहीं वो दोनों? एक का नाम है करण, एक का नाम है अर्जुन। करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे, वो आएंगे। नहीं आए वो 3 दिन इसलिए आया है क्योंकि हम थोड़ा सा मोटिवेट कर देंगे, देखो ये लोग आएगा, रेगुलर स्टूडेंट है। 3 दिन से, पहला ही दिन से बोल रहा है कि सर क्लास आना जरूरी है। हम लोग कैसे, हम तुम्हारे घर कैसे आए? तो रास्ता भी बता रहा था। ऐसे ऐसे विद्यार्थी आ रहे हैं आजकल। क्या? चलिए एक अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छे क्वेश्चन में से एक है वो। सब लोग को मिल चुका है मॉड्यूल? तो मॉड्यूल मिल चुका है, तो नहीं मिला है जिनको, वो ले लीजिए और पढ़ाई करिए। उसमें थ्योरी भी दिया हुआ है और उसके रिलेटिवली क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, इसका सॉल्यूशन भी किया हुआ है। अच्छे से पढ़िए, अंडरलाइन कीजिए, टिक मार्क कीजिए, उसमें जो लिखना है लिखिए, वो आपका है। वो दुनिया की कोई ताकत आपको उससे छीन नहीं सकती, वो आपका अधिकार है। पढ़िए उसको बढ़िया से, कोई डाउट है उसमें पूछिए, समझे? हमारे टीचरों ने थोड़ी मेहनत की है, उसके बाद हम लोग ने ये बनाया है, ठीक है? कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं मारा है कि कहाँ से कॉपी लिए पेस्ट कर दिए, बनाया गया है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग भी, आपको खुद लगेगा कि हाँ सही किया है सर ने। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल से ही रिलेटेड है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उसको पढ़ेंगे, घर पे रख नहीं देंगे। चलिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल का आपका ये पोर्शन खत्म हो गया। अब जो हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रोस्टैट सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट फर्स्ट खत्म हो गया, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ पढ़ेंगे, गॉस लॉ, इमेजिनरी लाइन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दिखता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं दिखेगा। उसमें भी उतना ही मजा आएगा जब नहीं समझ में आएगा। हाय,
देखो वो बैग पैक करना शुरू कर दिए। हे भगवान, मेरी इच्छा है कि मास्टर जब क्लास बंद करे तो मैं सबसे पहले निकलूं दरवाजा तोड़ते हुए। आइए डायपोल मोमेंट पी ले लीजिए। पी बराबर क्या होगा, क्यू ई, क्यू डी लेंगे हम लोग, डी इसका डिस्टेंस है, ठीक है। क्या कह रहा है ध्यान से देखिए, थीटा एंगल है और थीटा एंगल को 37 डिग्री आप मान सकते हैं। ये 30 डिग्री 37 डिग्री और ये वर्टिकली अपवर्ड। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द डाइपोल। क्या हुआ, 6 बज गया, तो क्या 6 बजे को दिखाई नहीं देता आप लोग को? हाँ। तो टमाटो मारो, आप इधर लिख रहे हैं। क्या क्या जी, कहाँ है पार्टनर आया तुम्हारा? क्या जी तुम्हारा हाल चाल कैसा है? तुम्हारे बारे में क्या बोला है पता है? हाँ, तुम्हारे बारे में क्या बोला है यहाँ पता है तुमको? नहीं जानते हो तुम? झगड़ा हो गया है? ये दोनों में झगड़ा नहीं हो सकता। पिछले जन्म में दोनों राम लक्ष्मण थे, इस जन्म में बलराम और कृष्ण है, ठीक है। तुम ध्यान रखा करो, छुट्टी मत मारो, अफवाह फैला देता है, बोलता है सर उसका शादी तय हो गया है, समझे? अब वो फिजिक्स कॉन्सेप्ट की जगह कुछ और सोच रहा है, समझे? जैसे होता है ना, सब सोचता है कि हम ये ड्रेस पहनेंगे, हम यहां से ये कपड़ा लाएंगे, मेरा बारात ऐसे निकलेगा, ठीक है, उसमें राकेश डेकोरेटर की जगह श्याम डेकोरेटर्स रहेंगे। नहीं तो सपना, अरे कोई बात नहीं, हम कैमरा से हटे हुए हैं। रुक, पॉज करो, क्वेश्चन करा देते हैं। क्या हुआ, टेढ़ा कर दी क्या? दाल रोटी समझ, दाल रोटी वाला। देखिए, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द, हाँ क्लास लगाते हैं।